हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रेखा मैम फ्रॉम आर.एस. बुरा अकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने फर्स्ट 3 वीडियोज़ में 10th क्लास का नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रीड किया है और आज उसी का 4th पार्ट हम रीड करने जा रहे हैं। जो मेन इवेंट्स थी सभी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन, ये जो मेन इवेंट्स थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, कहाँ होता है, कितने सालों तक चला और वो सेकंड बीच में स्टॉप भी कर दिया गया था, दोबारा रीस्टार्टेड किया गया था। तो उसकी लिमिट्स क्या थी, यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉट ऑल द सोशल ग्रुप्स व मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स व मूव्ड, सभी के सभी जो सोशल ग्रुप्स थे वो मूव्ड नहीं हुए जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था स्वराज का उससे। ऑन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल, उनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल का। अनटचेबल मीन्स होता है अछूत। हु फ्रॉम अराउंड द 1930 हैड बिगिन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ओप्रेस्ड। उन्होंने अपने आप को 1930 के आसपास ओप्रेस्ड और दलित बोलना शुरू कर दिया था। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित। लंबे समय से क्या चल रहा था बच्चों, जो कांग्रेस थी वो इग्नोर करती जा रही थी दलित को। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातन्स, जो सनातन क्या था, एक धर्म था। फियर, जो सनातन धर्म के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि दलित्स को कांग्रेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि मोस्टली जो कांग्रेस के अंदर शामिल थे वो सनातनिस्ट थे। कंजर्वेटिव हाई कास्ट सोसाइटी, और वो सनातन क्या होता है, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट के हिंदू होते हैं वो होते हैं। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मीन होता है रिमूव्ड। महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम स्वराज लाना चाहते हैं तो अनटचेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ही कॉल्ड अनटचेबल हरिजन। तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल को क्या बोला, हरिजन बोला। जो आपके ये हरिजन वाल्मीकि आते हैं आपके, उनको हरिजन बोला है। हरिजन का मीनिंग भी आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो, हरि प्लस जन, हरि मीन्स क्या होता है, भगवान के जन। उनको इतना सुंदर नेम दिया ताकि वो थोड़ा सा जो रिस्पेक्ट है समाज के अंदर वो फील करे। हु कॉल्ड अनटचेबल हरिजन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है 50 नंबर वाला, ये आप राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो हरिजन हैं, जो अनटचेबल है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। टेम्पल में एंट्री को सिक्योर रखने के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह भी शुरू किया था। एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, और पब्लिक वेल्स तक एक्सेस रखने के लिए टैंक्स तक, रोड्स तक, स्कूल तक। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द बांगई। तो उन्होंने क्या किया था, बांगई क्या होता है, एक स्वीपर होता है। उन्होंने खुद भी टॉयलेट साफ़ की थी ताकि जो स्वीपर्स हैं वो कोई इंसल्ट फील ना करें, वो भी अपने ऊपर इतना गर्व महसूस करें काम करने में। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और गांधी जी ने जो दूसरे लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उनको कहा कि जो सिन आपके मन में चल रहा है, अनटचेबिलिटी का जो पाप आप अपने दिमाग में पाले हुए हैं, उसको निकाल दीजिए। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। परंतु कई दलित लीडर्स वो उत्सुक थे ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे, जो प्रॉब्लम आ रही थी कम्युनिटी को। They began organizing themselves, demanding reserved seats in the educational institution। तो उन्होंने धीरे धीरे डिमांड करना शुरू कर दिया कि उनके लिए रिजर्वेशन रखी जानी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट
दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक इलेक्ट्रोट भी होना चाहिए, मतलब जो कि एक मेंबर, दलित मेंबर को चुना जा सके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वे उन्होंने विश्वास किया कि वो रिसॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को, जो सोशल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है उनको। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर उनका पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही कम रहा, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र और नागपुर रीजन्स के अंदर, वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक अलग तरीके से रखा और उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिमांड की। इलेक्ट्रोट के लिए उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिमांड की सीटों की, रिजर्वेशन की। तो आगे हम पढ़ते हैं कि उनका दलित का लीडर आता है एक निकल करके, भीमराव अंबेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हु एस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। भीमराव अंबेडकर ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑर्गेनाइज किया था दलित को इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1913 में। क्लैश विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल, वो क्यों किया था वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ 52 क्वेश्चन बनाएंगे और क्यों किया उसने डिप्रेस्ड क्लासेस, ये क्योंकि क्लैश हो गया था, बिकॉज ही क्लैश्ड विद महात्मा गांधी। बिकॉज लिख के यहाँ पर ही क्लैश्ड लिखेंगे आप, महात्मा गांधी के साथ सेकंड राउंड टेबल पर। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी क्लैश हो गए थे बाय सेपरेट इलेक्ट्रोट फॉर दलित। क्यों हुए थे, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्ट्रोट की मांग की थी इलेक्ट्रेट्स की अंबेडकर के द्वारा, उस चीज़ से गांधी जी दुखी हो गए थे। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडेड अंबेडकर्स डिमांड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड किया अंबेडकर की डिमांड को, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। लेकिन गांधी जी ने उसी समय एक फास्ट रखना शुरू कर दिया कि मृत्यु तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा अगर उसकी मांग पूरी की गई तो। ही बिलीव्ड अंबेडकर्स डिमांड he believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of integration into society। गांधी जी ने महसूस किया कि अगर अलग से इलेक्ट्रोट की व्यवस्था की गई उनके लिए तो क्या हो जाएगा, जो गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है हमारे सोसाइटी का वो टूट जाएगा। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजीशन एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। जब अंबेडकर ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी की इस स्थिति को जो भी उसने बताई थी, और रिजल्ट उसका क्या निकला कि एक पूना पैक्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पूना पैक्ट टुक प्लेस और टेक प्लेस, और इसमें क्या डिसीजन लिए गए वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे आप 54। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेज, इसने क्या दिया, डिप्रेस्ड क्लासेज को लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हम बोलते हैं, रिजर्व सीट दी इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, बट दे वर नॉट वोटेड बाय द जनरल इलेक्ट्रोट, लेकिन उनको जनरल इलेक्ट्रोट के द्वारा नहीं चुना जा सकता था। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, लेकिन एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट लेके आई लगातार कांग्रेस दलित मूवमेंट। हाउएवर, यद्यपि वो दलित था लेकिन दलित मूवमेंट था, कांग्रेस थी जो लगातार क्या करती रही, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाती रही, जो उनका राष्ट्रवादी मूवमेंट था। यहाँ पर बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन 1930 में एस्टेब्लिश की, क्यों की थी, जब क्लैश हो जाती है गांधी जी के साथ 1931 में जाते हैं आई थिंक, वहाँ पर वो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और 1932 में पूना पैक्ट होता है फिर गांधी जी के बीच में, और वहाँ पर पूना में इकट्ठे होते हैं सभी लीडर्स। डिप्रेस्ड को, यहाँ पर दलित्स को कुछ न कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, रिजर्व सीट दी जाती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर।
Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. वो भी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिस्पॉन्स में कुछ न कुछ कर रहे थे. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. लेकिन जब खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसके बाद वो अपने आप को अलाइनेटेड फील करने लगे, अलग फील करने लगे. फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप. जो कांग्रेस थी वो ओपनली हिंदू रिलीजन जो नेशनल ग्रुप था उससे अलग अपने आप को समझने लगी. लाइक हिंदू महासभा भी 1920 में कांग्रेस को विजिबली एसोसिएटेड थी. जो ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप थे जैसे हिंदू महासभा थी मिड 1920 से, वो एसोसिएट हो गई उनके साथ जो बड़े बड़े हिंदू ग्रुप थे हिंदू महासभा जैसे. एज ए रिलेशन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम वर्सन, जब हिंदुओं के साथ वो कांग्रेस शामिल हो गई तो मुस्लिम उससे चिढ़ गए, वो उनके रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो गए. ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स प्रोसेसन्स विद मिलिटेंट फर्वर. तो जो कम्युनिटी थी उसने ऑर्गेनाइज किया रिलीजियस प्रोसेसन को मिलिटेंट फर्वर के साथ, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश एंड रियट्स इन वेरियस सिटीज़. जिसका परिणाम क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश हो गए, झगड़े हो गए जाती है. एवरी रियट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी. और हर एक जो चीज़ थी उसने एवरी रियट, हर एक झगड़े ने डीप कर दी, जो उनके रिलेशनशिप में जो गहराई थी उसको और ज़्यादा डीप करते जा रहे थे. द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स ऑफ रीनेगोटिएट एन अलायंस. कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की. 1927 में अपीयर दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्स. वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम एक यूनिटी करते हैं, एकता के सूत्र में बांधे रखेंगे अपने आप को. इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड. तो वो एक कंसंट्रेशन हुई. इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि जो रिप्रेजेंटेशन थी फ्यूचर की असेंबलीज में वो इलेक्टेड होनी चाहिए. मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द मुस्लिम लीग का एक लीडर माना जाता था. यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद एट सेवाग्राम आश्रम वर्धा. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है वेयर इज सेवाग्राम आश्रम. 55 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे आप. यहाँ पर 1935 में सेवाग्राम आश्रम वर्धा के अंदर था. तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग का लीडर था. वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट. जो वो क्या वाज विलिंग था टू गिव अप, त्यागने के लिए, जो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी उसको त्यागने के लिए. इफ़ मुस्लिम वर अश्योर्ड रिजर्व सीट इन जनरल असेंबली. उसने कहा कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो छोड़ देते हैं लेकिन हमें रिजर्व सीट दी जानी चाहिए सेंट्रल असेंबली के अंदर. एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन, और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारा टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब. बंगाल और पंजाब में जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर उनको क्या मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. नेगोटिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कॉन्टिन्यूड. झगड़े होते रहे लगातार उसके ऊपर. बट होप ऑफ रिसोल्विंग द इशू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928. एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में. व्हेन M.R. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रोंगली अपोज्ड एफर्ट्स एट द कॉम्प्रोमाइज़. इस कॉम्प्रोमाइज़ पर जो M.R. जयकर थे उन्होंने अपोज किया था. ये आप लिख सकते हैं. ऑल जो पार्टी कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, 56 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमोस्फियर ऑफ सस्पिशियन एंड द डिस्ट्रप्ट बिटवीन द कम्युनिटी अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. वहाँ पर एक जो संदेशा हो जाता है कांग्रेस और अलाइनेटेड कम्युनिटी के बीच में, सेक्शन ऑफ मुस्लिम के बीच में, कुड नॉट बी रिस्पॉन्ड टू कॉल द यूनाइटेड स्ट्रगल. उससे नहीं लग रहा था कि जैसे वो अलग अलग डिमांड कर रहे थे वो उनका संघर्ष एक हो सकेगा, किसी एक चीज़ के लिए वो लड़ेंगे.
तो मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड द इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न अबाउट द स्टेट्स ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन द इंडिया। तो उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जो मुस्लिम लीडर्स थे जो और इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, उनकी कंसर्न्स की क्या थी, जो मुस्लिम थे माइनॉरिटी में थे इंडिया में, उनके ऊपर ध्यान देना था। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनियन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। वो डरते थे कि जो कल्चर है और आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी के डोमिनेशन के अंदर क्या हो जाएगी, सबमर्ज कर ली जाएगी। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूरा दिया हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 चेक कर लेना, आप रीड कर लेना है अपने आप। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, ये पिक्चर्स है, ये किसकी है, ये तिलक जी की है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के सिंबल सामने हैं, ये लिखा भी हुआ है तिलक जी इज सराउंडेड बाय द सिंबल ऑफ यूनिटी, यूनिटी के सिंबल से सराउंड है। द सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं और डिफरेंट फेथ्स के टेम्पल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर। जो ये सेंट्रल फिगर है, हर एक जो रिलीजन है, टेम्पल है, चर्च है, मस्जिद है, सभी ने फ्रेम किया हुआ है। तो ये सभी एक साथ चलेंगे, तिलक जी का मानना था, तो तभी हम देश की आज़ादी को प्राप्त कर पाएंगे। नेशनलिस्ट स्प्रेड when people begins to believe that they are all part of the same nation, जब तक लोग ये विश्वास नहीं करते कि वो एक राष्ट्र का हिस्सा है, they discover some unity that bind them together। वो एक डिस्कवर व्हेन, जब वो डिस्कवर कर लेंगे कि यूनिटी जो उनको इकट्ठा बांधती है, बट डिड नॉट नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लेकिन ये चीज़ें लोगों के माइंड में रियलिटी नहीं बन पाई। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन्स, लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो अलग अलग सेक्शन के लोगों में कैसे वो कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस एंड यूनाइटेड स्ट्रगल से आई, बट देयर वर आल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। वहाँ पर काफ़ी वैरायटी ऑफ पीपल्स थी जिन्होंने पीपल की इमेजिनेशन को कैप्चर करके रखा था। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर, सॉन्ग्स, ये क्या है, जो इतिहास था, जो कहानियाँ थी, नावल्स थे, फोल्कलोर जो लोकगीत थे, सॉन्ग थे, लोगों के द्वारा गाए हुए, पॉपुलर प्रिंट थे, सिंबल थे, ऑल प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनलिज्म। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, विच वर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टू क्रिएट या टू इंक्रीज नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी आप ये पिक्चर भी आ सकती है, हु वाज दिस, ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी करनी है। आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो, जैसे हमारे राष्ट्र की आइडेंटिटी है, जैसे कि आप जानते हैं, इज मोस्ट सिम्बोलाइज द फिगर और इमेज, उसको हम फिगर में दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत माता, उनकी पिक्चर दिखाते हैं फ्लैग के साथ, ट्राई कलर फ्लैग के साथ। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। ये एक ऐसी इमेज है जिससे लोग पहचान लेते हैं कि कोई भी ये राष्ट्र का प्रतीक है, सिंबल है, ये राष्ट्र है। इट वाज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो बच्चों ये क्या हुआ, 20th सेंचुरी में हुआ था कि हमारी भारत माता को एक फीमेल विजुअली एसोसिएटेड इमेज के साथ पहचाना गया, भारत माता के साथ। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका कि जो पहली भारत माता की पिक्चर थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, क्रिएट की थी। इन द 1970 में उसने क्या लिखा था, वंदे मातरम लिखा था एज अ हिम ऑफ द टू द मदरलैंड, मदरलैंड को समर्पित करने के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, इंटरनल बना लेना आप, 56, 7 या 8, 9 का बनेगा यहाँ पर। आगे फिर बंकिम वंदे मातरम आ जाता है। वंदे मातरम में क्या था ये, इट वाज इंक्लूडेड हिज नोवेल आनंद मठ। जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 60 नंबर का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, आनंद मठ का सब्जेक्ट क्या था। आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट। तो आनंद मठ में क्या किया गया था, जो स्वदेशी सॉन्ग्स थे वो गाए गए थे, जो बंगाल के अंदर काफ़ी फेमस हुए थे।
स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। मूड बाय स्वदेशी मूवमेंट अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। देखो यहाँ पर इमेज क्रिएट की थी भारत माता की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और जो भारत माता की पहली फेमस इमेज बनाई थी वो अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हु पेंटेड द फर्स्ट पिक्चर ऑफ भारत माता। यहाँ पर अवनिंद्रनाथ टैगोर 61 का क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज द ऑस्केटिक फिगर के रूप में दिखाई गई है। सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। यहाँ देख सकते हैं ऑस्केटिक साध्वी जैसा रूप है इनका। ये बिल्कुल काम नज़र आ रही है, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल नज़र आ रही है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। उसके बाद कई डिफरेंट फॉर्म आ गए हैं भारत माता के हमारे सामने। सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट में सर्कुलेट हुए हैं। वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट के द्वारा पेंटेड की गई है। डिवोशन ऑफ दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। और जो डिवोशन थी मदर फिगर की, उसको एक एविडेंस ऑफ नेशनलिज्म के रूप में देखा गया था। यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन आते हैं। भारत माता की इमेज क्रिएट की थी, फर्स्ट पिक्चर किसने बनाई थी? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और आनंद मठ के जो गीत थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव द इंडियन फोल्कलोर्स। इंडिया के जो अपने लोकगीत थे उनमें भी नेशनलिज्म काफ़ी फेमस हुआ। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन टू फोल्क टेल्स संग बाय द बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर द फोल्क सॉन्ग एंड लेजेंड्स। जो गायक थे वो अलग अलग कंट्रीज़ के हिस्सों में घूम रहे थे देशभक्ति के गीत गाते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द आउटसाइडर फोर्सेस। उन सॉन्ग्स में गाकर सुनाया जाता था कि कैसे भारत की कल्चर महान होती थी और विदेशियों ने आकर के यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको बिल्कुल अनदर रूप दे दिया है। आउटसाइड जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसको डैमेज कर दिया है। इट वॉज द एसेंशियल टू प्रिजर्व दीज फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। तो ये बच्चों क्या था, ये ज़रूरी था प्रिजर्व करना इन फोक ट्रेडिशन को, डिस्कवर करने के लिए नेशनल आइडेंटिटी एंड रेस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। और प्राइड को रेस्टोर करने के लिए इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर बिगेन कलेक्टिंग द बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, लेड द मूवमेंट फॉर फोल्क। बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू करना मतलब कलेक्ट करना शुरू कर दिया था बैलेड। बैलेड ये एक शॉर्ट सॉन्ग होता है, नर्सरी राइम होती है, राइम में जो गाते हैं बच्चे, छोटी छोटी पोएम्स जिनको बोलते हैं। मिथ्स है, मूवमेंट ऑफ फोल्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर फिगर दिखाया गया है, डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग, द माला इज इन वन हैंड, एम्फेसाइज द ओस्केटिक क्वालिटी। इसकी एक हाथ में माला है भारत माता के फिगर में, ओस्केटिक क्वालिटी को दिखाती है जो सन्यासी। अवनिंद्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा हमारे पेंटर रहे हैं बिफोर हिम, उससे पहले ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड सीन एज ट्रूली इंडियन। उन सभी ने क्या किया था, जो ट्रूली इंडियन होने का जो हर एक चीज़ में दिखाया गया था। ये फिगर किसका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ये बच्चों आप कर लेना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है इन मद्रास। मद्रास में क्या होता है, मूवमेंट फॉर फोल्क रिवाइवल के लिए, मतलब जनता को जागृत करने के लिए हर एक चीज़ कोशिश की जा रही थी संभव। मद्रास के अंदर नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड ए मासिव 4 वॉल्यूम कलेक्टिव ऑफ तमिल फोल्क टेल्स। तमिल गीतों की एक 4 वॉल्यूम की एक बुक लिखी जाती है, द फोल्क लोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसमें साउथ इंडिया के सारे गीत लिखे होते हैं, वो नतेसा शास्त्री जी लिखते हैं। इसके राइटर कौन आ जाएंगे, यहाँ पे 62 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये आपने करना है। ही बिलीव दैट फोल्कलोर वाज नेशनल लिटरेचर। उसने कहा था कि जो फोल्कलोर है वो नेशनल लिटरेचर, इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ये ऐसे ऐसे फोल्क गीत हैं ये लोगों की मैनिफेस्टेशन हैं, उनके विचार हैं और उनकी विशेषताएं हैं। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन सिम्बल्स
यूनिफाइंग द पीपल एंड इंस्पायरिंग देम फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। लोगों ने ऐसे ऐसे आइकन और सिंबल बहुत ज़्यादा ढूंढ लिए जो नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्पायर कर रहे थे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में क्या हुआ, ट्राई कलर फ्लैग बना। उस ट्राई कलर फ्लैग में ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर, कौन कौन से कलर थे, रेड ग्रीन और येलो थे। वाज डिज़ाइन किया गया था, इट हैज़ 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश के दौरान इंडिया में 8 प्रोविंसेस जो होते थे उसमें 8 लोटस भी लगाए गए थे, 8 जो उन सभी प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे। एक क्रेसेंट मून बना हुआ था रिप्रेजेंटिंग हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। लेकिन 1921 में गांधी जी ने स्वराज की फ्लैग को बनाया। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर, फिर उसने ट्राई कलर लिया था, यहाँ पर येलो की जगह उसने वाइट कलर ले लिया था। रेड ग्रीन सेम रखा। हैड ए स्पिनिंग व्हील इन सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। ये एक सेंटर में व्हील लिया गया था जो सेल्फ हेल्प का सिंबल माना जाता था। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम द सिंबल ऑफ डेफियंस। उसके हाथ में फ्लैग उठाया हुआ था जो एक पवित्रता का साइन होता था। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो बंगाल मूवमेंट था, बंगाल मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पहली बार फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था। बाद में 1921 में महात्मा गांधी जी ने डिज़ाइन किया था। ये 63 क्वेश्चन आपका बन जाता है। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की री इंटरप्रिटेशन की जाने लगी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी इंडियन बिगन टू फीलिंग दैट टू इंस्टिल a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। अगर एक सेंस ऑफ प्राइड लेकर आनी है इंडियन हिस्ट्री को, उसको डिफरेंट वे में सोचना होगा। जब ब्रिटिश सा इंडियन एज द बैकवर्ड एंड द प्रीमिटिव इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को इनकैपेबल समझते थे, वो योग्य नहीं समझते थे इंडियंस को। इन रिस्पॉन्स इंडियन ने क्या किया, लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। अपनी प्राप्त जो अचीवमेंट थी उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट के बारे में लिखा जो एंशियंट इंडिया का होता था, आर्ट और आर्किटेक्चर का होता था, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर, लॉ और फिलोसफी, क्राफ्ट्स, ट्रेड हैड फ्लोरिश। जो प्राचीन समय में ये सब चीज़ें फ्लोरिश हो चुकी थी, उन सब के बारे में उसने लिखा। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। ये टाइम हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन के द्वारा फॉलो किया गया। व्हेन इंडिया वाज कोलोनाइज, जब इंडिया में कॉलोनी स्थापित हो गई थी। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज यूज्ड urged the reader to take pride in India's great achievement in past struggle to change the miserable condition of life under the British rule। जब लोगों के कोई अपने जो पास्ट की इतनी जो शानदार पिक्चर सामने नज़र आई विभिन्न राइटर्स के द्वारा लिखने के बाद, फिर उनको महसूस हुआ कि कैसे उनकी कल्चर को उनको डैमेज करके प्रस्तुत किया जा रहा है, कैसे उनको एक बिल्कुल ही घटिया तरह का इंसान बना दिया गया है। तो सभी अपने पास्ट पर गौरव महसूस करने लगते हैं। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई जब लोगों को ये जागृत करने में। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, जब पास्ट का ग्लोरीफाइड होता था, हिंदुओं का जो पास्ट था ग्लोरीफाइड, इमेज सेलिब्रेटेड वर ड्रोन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी। वो हिंदू की जो आइकोनोग्राफी थे उससे इमेज बनाई जाती थी। व्हेन अदर कम्युनिटीज़ फेल्ट लेफ्ट आउट, लेकिन जब हिंदू की बनाते थे तो दूसरी कम्युनिटी भी पीछे छूट जाती थी। हर एक बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आगे बच्चों हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आखिर इससे हमने सीखा क्या फ़ायदा हुआ। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups, classes, Indian into the common struggle for freedom in first half of 20th century। 20th century के फर्स्ट हाफ में ही जो पूरी इंडिया थी, इतने स्ट्रगल, नेशनलिस्ट के स्ट्रगल करने के बाद एक हो गया था कॉलोनियल रूल के खिलाफ। कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंस। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने लोगों की पीड़ा को समझा, ऑर्गेनाइज मूवमेंट किए इंडिपेंडेंस के लिए। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्स द नेशनल यूनिटी।
इसके ज़रिए उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिटी को मतलब लेकर आए। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, अलग अलग ग्रुप और क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया इन मूवमेंट में विद वेरिड एस्पिरेशन के साथ एंड एक्सपेक्टेशन के साथ। एज देयर ग्रीवेंस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल आल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जो फ्रीडम हमें मिल रही थी कॉलोनियल रूल से, उसका मतलब ये नहीं सभी को एक साथ मिल गई, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों की अलग अलग तरह की फ्रीडम मिल रही थी, अलग अलग लोगों को, डिफरेंट पर्सनस को। द कांग्रेस continuously attempted to resolve the differences, ensure that demands of one group did not alienate another। लेकिन कांग्रेस के प्रयास ये रहते थे कि सबको कॉमन आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको एक तरह का मतलब चीज़ों से छूट मिलनी चाहिए। दिस इज़ प्रेशियसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। ये यूनिटी थी जो इस मूवमेंट के अंदर इस तरीके से वो प्राय ब्रोक डाउन हो जाती हैं। हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी के नेशनल यूनिटी के फॉलो किए जाते हैं बाय द फेसिस ऑफ डिसयूनिटी और इनर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम के अंदर। इतनी कांग्रेस के प्रयासों के बाद भी मतलब भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। बच्चों, ये था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम, क्योंकि वो एक ग्रुप को अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते, मुस्लिम को तो हिंदू को नहीं प्रोवाइड करवानी थी, हिंदू को करवा देते तो मुस्लिम को नहीं प्रोवाइड करवानी थी, और वो एक दूसरे को के खिलाफ उनको भड़काते रहते थे। इन अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि वट वाज अमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। लेकिन जो ओवरऑल चीज़ थी पूरे जो चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये था कि हर एक इंसान कॉलोनियल रूल से आज़ादी चाहता था, चाहे उसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी हो, वो उनको वहाँ से निकालना चाहता था। ये था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बच्चों, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। हमारे देशभक्तों ने, कांग्रेस लीडर्स ने, मैनी पेट्रोइट्स ने मतलब सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ को इसको पाने के लिए। जैसे लाला लाजपत राय जी की स्टोरी हमने पढ़ी है, तो हमें उनके बलिदानों को भूलना नहीं चाहिए। जितने भी इंटरनल क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से करवाए हैं, आप सभी अपनी नोटबुक में साफ सुंदर वर्ड्स में लिख लेंगे। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लेकर आने हैं वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स।